नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, लोग जिंदगी भर की कमाई पूंजी पाई पाई जोड़कर इकट्ठा करते हैं और फिर एक अपने सपनों का घर खरीदने का प्रयास करते हैं। कई बार लोग कृषि भूमि भी खरीदते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से भी लोग अपने जमा पूंजी को लैंड डील में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है कि उनके साथ लैंड डील के बहाने धोखाधड़ी की गई है या ऐसी भूमि उनको विकृत कर दी गई है जिस पर पूर्व से किसी अन्य का कब्जा है, या ऐसी किसी भूमि को विक्रय कर दिया गया है जो कि किसी अन्य के नाम से खसरा या खतौनी में दर्ज है, या किसी अन्य व्यक्ति को भी इसके पूर्व वो भूमि बेची जा चुकी है या बेचे जाने का एग्रीमेंट किया जा चुका है, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता है और लंबी कानूनी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है अपने अधिकार के लिए, अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए, अपने मकान को प्राप्त करने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करने के लिए, अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय ऐसे ही किसी भी प्रकार की संपत्ति, चाहे वो कृषि भूमि हो या प्लॉट की भूमि के तौर पर भूमि हो या मकान हो, खरीदने के पूर्व हमको क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्या किन किन दस्तावेजों को आवश्यक रूप से हमको स्वयं देखना चाहिए, उनका परीक्षण करना चाहिए, या हमको अपने एडवोकेट के माध्यम से किन किन बिंदुओं पर उस मकान या प्लॉट या कृषि भूमि की सर्च रिपोर्ट मंगवाना चाहिए। इन्हीं सभी बातों को आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये महत्वपूर्ण कानूनी सलाह या विचार या जानकारी प्राप्त हो सके। किसी भी भूमि या लैंड डील करते समय हमें उस भूमि की गत 5 वर्षों की स्थिति को जानना जरूरी होता है। उसके जो खसरा खतौनी होते हैं वो गत 5 वर्ष या 10 वर्ष उसके पूर्व के इतिहास को जानना जरूरी है कि वो भूमि किसके नाम से थी, किसके नाम पर रजिस्ट्रार किया खसरा खतौनी में दर्ज है, किसके कब्जेदार के तौर पर उस भूमि के संबंध में गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कौन कब्जेदार के तौर पर दर्ज है। इन सभी बातों को सबसे पहले हमें देखना चाहिए। और किसी भी लैंड डील करते समय या मकान या प्लॉट को खरीदते समय हमें, यदि किसी बिचौलिए के माध्यम से हम कोई भूमि का सौदा कर रहे हैं या मकान या प्लॉट का सौदा कर रहे हैं, तो उस बिचौलिए पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमको भी स्वयं सभी दस्तावेजों को सूक्ष्मता से परीक्षण करना चाहिए। दस्तावेजों की जो लैंड ओनर है जिससे हम भूमि खरीदने का सौदा कर रहे हैं, उसके पास में वह भूमि कहां से प्राप्त हुई, उसने वह भूमि किस व्यक्ति से खरीदी, उसकी पूर्व की रजिस्ट्री का भी हमको परीक्षण करना चाहिए। उस रजिस्ट्री की प्रति भी हमको खरीदने के पूर्व प्राप्त करके उसका परीक्षण करने के उपरांत ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले गत 10 वर्षों तक की खसरे खतौनों की स्थिति देखनी चाहिए। जो विक्रेता है उसकी पूर्व की स्थिति, उसको किस व्यक्ति से मालिकाना हक प्राप्त हुआ, किस दस्तावेज के माध्यम से मालिकाना हक उस संपत्ति का प्राप्त हुआ, हमको सबसे पहले उसके जो टाइटल है, उसके बेटर टाइटल, उसके जो सोर्स है टाइटल का, उसका परीक्षण सबसे पहले करना चाहिए। यदि हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके सोर्स, जो टाइटल का जो सोर्स है, उसमें कोई डाउटफुल स्थिति है या उसको भूमि का अंतरण प्राप्त प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, उसे भी किसी विक्रेता ने प्रॉपर प्रक्रिया को अपनाते हुए उसको वो संपत्ति सही तरीके से विक्रित नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में हमको उस संपत्ति को खरीदने से बचना चाहिए। दूसरी स्थिति यह है कि हमको कई बार यह भी एक सर्च रिपोर्ट होती है किसी भी भूमि की संबंध में, एडवोकेट के माध्यम से उस संपत्ति की सर्च कराना चाहिए। सर्च में वो अधिवक्ता रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन देकर विधिवत
उस संपत्ति के पूर्व की जानकारी प्राप्त करता है, पूर्व के मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। वह भूमि कहीं किसी बैंक में या किसी भी प्रकार से कहीं मॉर्गेज तो नहीं रखी गई है, उस पर किसी भी प्रकार का लोन तो नहीं लिया गया है। ये सभी जानकारियां उस सर्च रिपोर्ट के माध्यम से, जिस अधिवक्ता को आप अधिकृत करेंगे सर्च रिपोर्ट के लिए, उस अधिवक्ता के द्वारा ये सब जानकारी उस सर्च रिपोर्ट में सम्मिलित की जाती है और उसके बाद ही हमको उस सौदे में आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कभी हम किसी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से कोई भूमि का विक्रय जो है खरीदारी करते हैं और वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा दिए गए अधिकार के माध्यम से यदि आपको संपत्ति बेचने के लिए आपसे किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करता है, तो हमें सबसे पहले उस पावर ऑफ अटॉर्नी को देखना चाहिए, उस पावर ऑफ अटॉर्नी की टर्म्स कंडीशन को देखना चाहिए, उस पावर ऑफ अटॉर्नी की समय सीमा को देखना चाहिए कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमको पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भूमि का विक्रय करने वाला है, उसको उस पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किस किस प्रकार के और कितने हद तक अधिकार प्रदान किए गए, क्या उसे विक्रय करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि नहीं किया गया है, ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी के किसी क्लॉज में मेंशन है कि नहीं है, ये हमको सूक्ष्मता से देखना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी की समय सीमा को भी हमको देखना चाहिए। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि व्यक्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी की समय सीमा गुजर जाती है और उसके बाद वह व्यक्ति वह भूमि का सौदा करता है। ऐसी स्थिति में जब उसे वह भूमि विक्रय करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा किया गया सौदा विधि या कानून की नजर में वॉइड होता है और इससे किसी भी प्रकार के आपको कोई ओनरशिप के या टाइटल के राइट प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको पावर ऑफ अटॉर्नी को सबसे पहले देखना चाहिए। हमको उस भूमि के बारे में, यदि हम लोन के माध्यम से उस पर मकान बनाना चाहते हैं या लोन के माध्यम से हम उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो प्लॉट या कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं, तो हमको बैंक में जब हम दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तब भी हमको सर्च रिपोर्ट के माध्यम से यह सब जानकारी मिलती है। बैंक भी अपने स्तर पर उस भूमि की सर्च कराता है और यदि भूमि की सर्च कराई है तो बैंक, क्योंकि बैंक अपना जो इन्वेस्टमेंट, जो बैंक अपना लोन कंज्यूमर को देता है वह लोन सुरक्षित रहे, ऐसा बैंक के अधिकारियों के द्वारा प्राथमिकता रहती है। इसीलिए वह भी अपने स्तर पर, बैंक स्तर पर अपने बैंक के अधिवक्ता से सर्च रिपोर्ट मंगाते हैं और उसी सर्च के आधार पर वह उस सौदे में आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि पूर्व में कोई मॉर्गेज की गई है संपत्ति, तो हमें उस बैंक के माध्यम से भी जानकारी लेना चाहिए कि पूर्व में जब उस बैंक के द्वारा उस संपत्ति को मॉर्गेज के तौर पर रखा गया था तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति किसी ने तो दर्ज नहीं कराई है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी सौदे में आगे बढ़ने के पूर्व पहले हमको एग्रीमेंट टू सेल करना चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल के दौरान ही हमको अखबार में विज्ञप्ति निकालना चाहिए ताकि हमको यह प्राप्त हो सके जानकारी कि किसी भी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की उस संबंधित संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं है। यदि वह आपत्ति है तो अखबार में निकाली गई विज्ञप्ति के माध्यम से समय सीमा में यदि आपत्ति आती है तो आपको वह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि यह डिस्प्यूटेड लैंड है या डिस्प्यूटेड प्लॉट है और इसमें सौदे में आगे बढ़ने से हमको बचना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो मैंने आपको शेयर करी कि किसी भी भूमि, कृषि भूमि या प्लॉट या मकान को खरीदने के पूर्व हमको किस किस प्रकार की सावधानियां बरतना चाहिए। ऐसी सभी विस्तृत रूप से जानकारी मैंने आपके आगे यह जानकारी रखी है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, लैंड डील किस प्रकार की जाए, ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।